चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट वह करंट होती है जो टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदलती है। ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदलती है, जबकि डीसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। डीसी करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और एसी करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। जैसे यहां इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहां इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। डीसी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता। एसी करंट को ट्रांसिएंट करंट भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम एसी करंट को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में, इसे हम फर्स्ट हाफ साइकिल बोलेंगे और इसके आगे इसको सेकंड हाफ साइकिल बोला जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू एसी करंट पॉजिटिव रहती है, जबकि सेकंड हाफ साइकिल में एसी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। फर्स्ट हाफ साइकिल में एसी वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेकंड हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इस चैप्टर में हम RCL, R यानी कि रेजिस्टेंस, C कैपेसिटर और L इंडक्टेंस, इन तीन के लिए एसी करंट के बिहेवियर को समझेंगे। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर एल के लिए एसी करंट किस तरह बिहेव करता है, इसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। रेजिस्टेंस आर के लिए वोल्टेज V और करंट I दोनों सेम फेज में होते हैं, जबकि कैपेसिटर C के लिए करंट I वोल्टेज V से फेज में 90 डिग्री आगे निकल जाता है और वोल्टेज बिहाइंड में लैग करता है। फॉर कैपेसिटर C voltage V lagging behind as compared to I by 90 degree. In case of inductor L, current I lagging behind with respect to voltage Y a phase 90 degree. R के केस में दोनों सेम फेज में होते हैं। C के केस में करंट I वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाता है और L के केस में करंट I वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है।
अगर हम इसको सिंपली शो करें, अगर हम इसको शो करें तो ये वोल्टेज VR हो गया, ये वोल्टेज R है इसलिए इसको VR, C के लिए BC और L के लिए आप इसको VL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ VR और I सेम फेज में है, जबकि C के केस में BC से I आगे है, वो भी 90 डिग्री पर। I BC से 90 डिग्री आगे चल रहा है और इसमें I VL से 90 डिग्री फेज में पीछे चल रहा है। तो इनमें फेज डिफरेंस बना रहता है। फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस, फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए आप फेजर डायग्राम पढ़ोगे। फॉर रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज बी इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में बने हुए हैं। यहां हमने इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है। V का मैग्नीट्यूड हाई लिया है, I का H कंपेयर टू B कम लिया गया है, क्योंकि I इक्वल B अपॉन R के फॉर्मूले में इफ R इज ग्रेटर देन 1 देन I मस्ट बी लेस देन B। तो जनरल केस ले लिया गया है, I की वैल्यू B से कम है। इन दोनों के लिए एंगल एक्स एक्सिस से ओमेगा टी है, दोनों का एंगल ओमेगा टी है। C और L के केस में ऐसा नहीं होगा, दोनों का एंगल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ दोनों का एंगल ओमेगा टी है। सेम फेज में होने से मतलब ये है कि दोनों एक साथ जीरो हैं, IR और VR, दोनों एक साथ ही इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं और यहाँ जाकर मैक्सिमम हो जाते हैं 90 डिग्री पर। उसके बाद दोनों एक साथ डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं और 180 पर आकर फिर से जीरो हो जाते हैं। 180 के बाद दोनों एक साथ डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, एक साथ डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, सेम फेज में है इसलिए, और नेगेटिव में जाकर 270 पर फिर से मैक्सिमम हो जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, और इसके बाद एक साथ डिक्रीज होंगे और यहाँ फिर से जीरो वैल्यू हो जाती है। तो जब वैल्यू एक साथ बदलती है I और B की, एक साथ मैक्सिमम और मिनिमम होती है, तो इसको हम सेम फेज कहते हैं। यहाँ R के केस में, रेजिस्टेंस के केस में I और B सेम फेज में है। कैपेसिटर C के लिए, कैपेसिटर C के लिए फेजर डायग्राम बोर्ड पर बना दिया गया है। कैपेसिटर C के लिए फेजर डायग्राम ये बोर्ड पर बना हुआ है। इसमें आप समझ रहे हैं, जैसा मैंने कल बताया था, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। V की जो वैल्यू होती है वो होती है V नॉट साइन ओमेगा टी। V इज द फंक्शन ऑफ टाइम, V टाइम के साथ चेंज हो रहा है और करंट इसमें 90 डिग्री लीड करता है। करंट कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री आगे बना रहता है, वोल्टेज से करंट आगे रहता है, तो यहां पर +π/2 का यूज किया गया है। अब इसको आपको फेजर डायग्राम पर शो करना है। तो ये वैल्यू V की है और ये I की। V का एंगल है
ओमेगा टी, तो V को हमने एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल पर शो कर दिया। I इससे 90 डिग्री आगे है, प्लस π/2, तो I को हमने इससे प्लस 90 डिग्री आगे लिख दिया। ये I को शो कर दिया ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। यहां पर B की साइकिल तो एज यूजुअल सिंपल रहेगी, B की साइकिल, लेकिन I फेज में V से आगे चल रहा है। I फेज में V से आगे चल रहा है, इसका क्या मतलब है? I V को लीड कर रहा है, मतलब जब V जीरो है, जब V वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, तो I ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका होगा। वोल्टेज की जीरो वैल्यू पर I मैक्सिमम हो चुका होगा। वोल्टेज का ग्राफ ये है, तो आप देख पा रहे हैं कि जब वोल्टेज जीरो है तो I मैक्सिमम है यहां पर, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो I जीरो हो गया है। जब वोल्टेज यहां जीरो हुआ तो I मैक्सिमम हो चुका है, यानी वोल्टेज और I आगे पीछे रन कर रहे हैं। इनिशियली जब वोल्टेज जीरो है तो I मैक्सिमम है, यानी कि I V को लीड कर रहा है। तो इस तरह इस फेजर डायग्राम से हमें ये समझ में आया कि I वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। L के लिए फेजर डायग्राम बोर्ड पर बना दिया गया है। L के फेजर डायग्राम में वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट पीछे रहता है। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट है I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहां से हमें यह बात समझ में आती है कि वोल्टेज आगे रहेगा और करंट उसके पीछे लीड करेगा, करंट उसके पीछे लेफ्ट बिहाइंड करेगा, पीछे रहेगा। अगर आप V के लिए इक्वेशन बनाते हैं V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका एक्स इसके साथ एंगल हो गया ओमेगा टी। यहां इसे हम किसी पर्टिकुलर टाइम ओमेगा T1 पर शो कर रहे हैं, तो मैंने यहां ओमेगा T1 लिख दिया है। और इस समय करंट की वैल्यू I है, I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये माइनस π/2 है, इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। माइनस π/2 क्लॉकवाइज और प्लस π/2 एंटी क्लॉकवाइज। एंगल जो बढ़ते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव रहता है। तो यहां नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 90 डिग्री। तो I का जो एंगल रह गया वो रह गया 90 माइनस ओमेगा टी, वही एंगल माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, एंगल वही हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। V का तो वही ग्राफ है, V का V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो A का ग्राफ, I का ग्राफ आएगा वो इससे पीछे चल रहा है। तो जब B जीरो पर है, जब वोल्टेज यहां जीरो पर है, तो करंट उससे पीछे है, करंट उससे पीछे दिखाया गया है, नेगेटिव में। इससे पहले वाला जो कैपेसिटर का फेजर डायग्राम था उसमें वोल्टेज यहीं से स्टार्ट किया गया था, वोल्टेज जीरो था तो करंट ऊपर से शुरू था, मैक्सिमम था, यानी करंट आगे चल रहा था। कैपेसिटर वाले डायग्राम में करंट मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था जब वोल्टेज जीरो था, क्योंकि करंट वहां लीड कर रहा था। यहां करंट पीछे है, तो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट पीछे से स्टार्ट हो रहा है।
और ऐसे करके राउंड पूरा कर रहा है और आगे जाकर सर्किल पूरा करेगा। यहाँ ओमेगा T1 पर हमने इसकी वैल्यू शो कर दी है, V की वैल्यू इतनी रहेगी और I की वैल्यू ये रहेगी, ओमेगा T1 पर्टिकुलर टाइम। तो ये फेजर डायग्राम हो जाता है L के लिए। इसमें B पीछे रहता है और B आगे रहता है और I पीछे हो जाता है। रेजिस्टेंस R के लिए B और I, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। रेजिस्टेंस R के लिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, यानी दोनों के लिए हम ओमेगा T का यूज करते हैं, दोनों के लिए ओमेगा T रहता है। लेकिन C के लिए I 90 डिग्री लीड करने लगता है और इंडक्टर L के लिए वोल्टेज 90 डिग्री लीड करने लगता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि करंट 90 डिग्री पीछे हो जाता है L के लिए, और आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे हो जाता है। यहां आप ये कह सकते हैं कि करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है और ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है। करंट आगे है वोल्टेज से या फिर वोल्टेज पीछे है करंट से। यहां करंट पीछे है वोल्टेज से और ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज आगे है करंट से। तो V और I में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, जबकि रेजिस्टेंस R के लिए कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम इसको कुछ अलग तरह से डिफाइन करेंगे। यहां पर हमने अभी वोल्टेज V को रेफरेंस वैल्यू माना हुआ है। वोल्टेज V को हमने रेफरेंस वैल्यू मान रखा है। वोल्टेज V में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो कुछ भी हम चेंज दिखा रहे हैं वो करंट की वैल्यू में शो कर रहे हैं। यहां करंट वोल्टेज के साथ चेंज हो रहा है, यहां करंट वोल्टेज से आगे जा रहा है और यहां करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है। वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हम करंट की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, करंट को रेफरेंस मानकर, रेफरेंस पॉइंट करंट को मानना है। करंट के रेस्पेक्ट में अब हम ये डिफाइन करेंगे कि वोल्टेज आगे है या वोल्टेज पीछे है। करंट के रेस्पेक्ट में अब हम ये डिफाइन करेंगे वोल्टेज आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो यहां इन केस ऑफ रजिस्टर V और I सेम फेज में रहते हैं, कोई चेंज नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ जीरो होंगे, दोनों एक साथ डायरेक्शन चेंज करेंगे, सब काम एक साथ होगा इसमें। यहां इससे हमें पता लग रहा है कि करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टेज पीछे है। वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट से। और आप इसको यहां ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज नाइन्टी डिग्री करंट से आगे चल रहा है। वोल्टेज 90 डिग्री करंट से आगे लीड कर रहा है करंट पर, आप ऐसा बोल सकते हो। तो अब इन वैल्यूज को लेकर ये जो हमने करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज को डिफाइन किया है, इन वैल्यूज को लेकर अगर हम एक फेजर डायग्राम बनाएं तीनों के लिए इकट्ठा, RCL सर्किट के लिए, तो वो कैसे बनेगा? ये तो I है, तीनों का I सेम है। ये I है जो कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी। ये I है तीनों का, ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी। अब R के लिए ये R है, R के लिए वोल्टेज भी ओमेगा टी फेज पर ही है। तो आप VR VI के
पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बी आर का एंगल भी ओमेगा टी है और आई का एंगल भी ओमेगा टी है। तो बी आर को आई के पैरेलल, आई पर ओवरलैप करते हुए आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सी के केस में आप देखेंगे कि वोल्टेज 90 डिग्री पीछे जा रहा है। तो मैंने वोल्टेज को सी के लिए बीसी को आई के डायरेक्शन से 90 डिग्री पीछे ड्रॉ किया है। 90 डिग्री माइनस पाई बाई टू की वजह से 90 डिग्री माइनस पाई बाई टू की वजह से माइनस पाई बाई टू है, इसलिए क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसको पाई बाई टू डिग्री पर ड्रॉ कर दिया है। और एल का वीएल 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसलिए इसे हम आई के डायरेक्शन ओमेगा टी से 90 डिग्री प्लस पाई बाई टू है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। प्लस पाई बाई टू है इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और इसे यहां बी एल को ड्रॉ कर दिया गया है जीरो के जैसे। मैंने एज्यूम कर लिया है बी एल इज ग्रेटर देन बी सी। बी सी भी बी एल से ग्रेटर हो सकता था, दोनों इक्वल भी हो सकते थे, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहां हमने एज्यूम कर रखा है बी एल ग्रेटर देन बी सी। तो अब आपके पास तीन वेक्टर हैं, बी आर, बी एल और बी सी। इन तीनों वेक्टर्स को आप सॉल्व करोगे वेक्टर मेथड से। तो पहले हम बी एल और बी सी को सॉल्व करेंगे। आप डायग्राम में देख रहे हैं बी एल और बी सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट आएगा बी एल माइनस बी सी। बी एल बी सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट होकर इनका रिजल्टेंट आएगा बी एल माइनस बी सी। और बी एल माइनस बी सी बी आर के साथ 90 डिग्री पर है, जिसका हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। ये फाइनल बी की वैल्यू होगी, एल सी आर की फाइनल वैल्यू वोल्टेज की निकल कर आएगी। यहां बी एल बी सी से ग्रेटर है, तो बी एल और बी सी अपोजिट होने की वजह से 180 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं दोनों। इस वजह से बी एल और बी सी का नेट रिजल्टेंट आएगा बी एल माइनस बी सी। ये बी सी के इक्वल लेंथ में इसमें से अलग कर दे रहा हूं। ये बी सी के इक्वल हो गया इतना पार्ट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बचती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बचता है बी एल माइनस बी सी। अब आपको इस बी एल माइनस बी सी और बी आर का रिजल्टेंट चाहिए, तो पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, एक बी एल माइनस बी सी और एक बी आर। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है, इसके पैरेलल लाइन यहां से आप ड्रॉ करेंगे, बी आर के पैरेलल, और बी एल माइनस बी सी के पैरेलल यहां से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इसका डायगोनल आएगा, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ये डायगोनल फाइनली बी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका बी आर से एंगल फाई मान लेते हैं। तो V किसका रिजल्टेंट है, बी एल माइनस बी सी और बी आर का। और बी एल माइनस बी सी और बी आर 90 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं,
Then we can write from Pythagoras theorem, V square equal BL minus BC square प्लस BR स्क्वायर. ये डायगोनल है, ये BR है, ये BL माइनस BC, तो ये भी BL माइनस BC होगा. तो हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. या BL माइनस BC ये परपेंडिकुलर है इसके इक्वल और BR बेस है. तो ये फेजर डायग्राम से हम नेट बी का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये डायग्राम जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ओमेगा टी को 0 मान लेते हैं. मान के चलते हैं कि करंट एक्स एक्सिस के साथ मूव कर रहा है, करंट एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर रहा है. हमने मान लिया कि करंट एक्स एक्सिस के साथ है, ऐसे एक्स एक्सिस के साथ करंट मूव कर रहा है. तो वी आर भी एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगा, क्योंकि आई और वी आर के लिए एक से रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगी वी आर की, आई के पैरेलल, आई के साथ साथ. और बीसी आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री पीछे है करंट से, तो आप बीसी को सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं नीचे. और बीएल 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो बीएल को 90 डिग्री लीड के साथ ड्रॉ कर सकते हैं. अब ऐसे, तो यही डायग्राम है. यहां ये 90 थीटा ओमेगा टी एंगल पर बी आर रोटेट है, ओमेगा टी डिग्री पर बी आर रोटेट कर दिया गया है. लेकिन यहां पर हमने ओमेगा टी को 0 एज्यूम कर लिया है. इनिशियली हमने मान लिया कि आई एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप कर चुका है, उसी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन. तो बी एल और बीसी अपोजिट है, और वही बी एल ग्रेटर देन बीसी भी है. तो इस केस में बी एल और बीसी का नेट रिजल्टेंट आएगा बी एल माइनस बीसी. बी एल माइनस बीसी, बी एल और बीसी का नेट रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा. बीसी के इक्वल का पार्ट हम इसमें से माइनस कर देंगे. ये बीसी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से बचा बीएल माइनस बीसी. यहां से यहां तक बीएल था, इसमें से बीसी पार्ट के इक्वल ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास बचता है बीएल माइनस बीसी. अब इसमें आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे. बीएल माइनस बीसी और बीआर का रिजल्टेंट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ. तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करेंगे. ये बीएल माइनस बीसी है, तो ये भी बीएल माइनस बीसी होगा. और इसका डायगोनल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, इसका डायगोनल शो करेगा नेट वोल्टेज बी को. और ये बी आर के साथ कितना एंगल लिया था, 5. तो यहां ये बी आर के साथ एंगल लेगा 5. ये बी आर के साथ 5 एंगल बना लेगा. तो यहां से अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं, तो ये बी है, ये बी एल माइनस बीसी है, और ये बेस बी आर है. तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल बी एल माइनस बीसी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला डिफाइन हो जाता है, सेम फॉर्मूला. यहां फेजर डायग्राम हम ओमेगा टी एंगल को लेकर ड्रॉ कर रहे हैं, और यहां फेजर डायग्राम हम ओमेगा टी को 0 लेकर ड्रॉ कर रहे हैं.
ये फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल और कंसेप्ट मिलेंगे आपको।